ओके, सो लास्ट क्लास कंपनीज एक्ट का फर्स्ट क्लास था। ओके, एंड लास्ट क्लास हम लोग स्पेशली सीखे थे किसके बारे में, कौन सा व्हील के बारे में। हाँ, उसको 5 सिचुएशन में लिफ्ट करते हैं। जो लोग कल नहीं आए उनको एक क्विक रिकैप दे देते हैं। कंपनी एक तरीके का मेथड है जिससे हम लोग एक बिजनेस को रन कर सकते हैं। और कंपनी में जो है सबसे बड़ा खासियत है कि कंपनी और उसका ओनर हमेशा अलग अलग होता है। यानी कि कुछ गलती होगा तो कंपनी को पकड़ेंगे, उसके ओनर को नहीं। कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया है, कंपनी रीपे नहीं कर पा रहा है, कंपनी फंसेगा, ओनर नहीं फंसेगा। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है कि कंपनी और ओनर अलग अलग होता है, ये इस डिस्टिंक्शन को टाइम टू टाइम हटाया जा सकता है। कहा जाता है कि कंपनी और उसको चलाने वाले के बीच में एक पर्दा होता है। ये देखो एक पर्दा है, और ये पर्दा को वक्त आने पर लिफ्ट या फिर पियर्स किया जाता है। ये पर्दा को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट व्हील, और इसको लिफ्ट या पियर्स किया जाता है। मतलब कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, लेकिन अगर हमको ऐसा लगा कि कंपनी का मदद से कुछ बदमाशी किया जा रहा है तो इसको अलग कर दिया जाएगा और मेंबर और कंपनी दोनों एक माना जाएगा। यानी कि कंपनी गलती करेगा तो सजा मेंबर को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा कब करते हैं, 5 सिचुएशन में। पहला, कोई दुश्मन देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वो इंडिया में कंपनी खुलवाया अपने लोगों से और उसके द्वारा बदमाशी कर रहा है, तो उस व्हील को हटाया जाएगा, कंपनी और मेंबर दोनों के ऊपर सजा लगेगा। दूसरा, कि टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी खोले, उस कंपनी का और कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसका कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, एक कंपनी खोले, मानो मेरे को लॉ बोला कि तुम अपने नाम पर ट्रक नहीं खरीद सकता है। यार अब हम तो अपने नाम पे नहीं खरीद सकते, मेरा कंपनी के नाम पे तो ट्रक नहीं आ सकता है, हम एक दूसरा कंपनी खोलते हैं, उसके नाम पे ट्रक खरीद लेंगे और हम चलाएंगे। जैसे लॉ को यह बात पता चलेगा कि हुआ है, मेरे और उस कंपनी के बीच का कॉर्पोरेट व्हील उठ जाएगा, और इस बदमाशी के लिए जो सजा हमको मिलना चाहिए था हमको भी मिलेगा और वो कंपनी को भी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि मेरा प्रॉफिट एक लिमिट से ज्यादा होता है ना, तो लॉ मेरे पे कुछ जिम्मेदारी डालता है। फॉर एग्जाम्पल, कल तो हम तुम लोग को बताए थे बोनस देना होता है एम्प्लॉय को, आज एक और बताते हैं। अगर हम लोग का इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट पास कर जाएगा तो हम लोग को CSR निभाना पड़ता है। क्या निभाना पड़ता है, कोई जानता है इसका फुल फॉर्म? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक कंपनी जब कुछ ज्यादा पैसा कमाता है ना, तो उसको सोसाइटी का भला के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अब हम वो खर्चा नहीं करना चाहते। मानो मेरा 200 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होगा तो मेरे पे ये जिम्मेदारी आएगा, हम कोशिश करेंगे 200 के नीचे रखे सब कुछ, तो हम नया कंपनी खोल के ये बदमाशी कर लेंगे बुद्धि लगा के। लॉ बोला कि आप लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कंपनी खोले हैं, आप और कंपनी एक माने जाएंगे। और लास्ट में कोई भी इलीगल काम करने के लिए अगर हम कंपनी खोलेंगे, मानो हम एक कंपनी खोल के उससे कोई फॉरबिडेन ड्रग बेच रहे हैं, एक ऐसा ड्रग जिसका मार्केट में सर्कुलेशन मना है, और बाद में जब ये बात पकड़ाया तो हम बोल रहे हैं कोर्ट में कि सर हमको क्यों पकड़ रहे हैं, आप लोग कंपनी ना बेच रहा है, कंपनी से समझिए। तो जज साहब क्या बोलेंगे, हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दिए, अब कंपनी और तुम एक है, कंपनी बदमाशी किया, कंपनी को तो सजा मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट या पियर्स हो गया है। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हाँ हाँ नहीं, वहां पे मानो बहुत सारा शेयर होल्डर है, रिलायंस के नाम पर कुछ बदमाशी हो रहा था, बहुत सारा, रिलायंस का तो कितना शेयर होल्डर है, क्या सब फंसेगा? नहीं, वहां पे डायरेक्टर्स तो फंसेगा ही क्योंकि वो लोग बिजनेस चला रहे हैं, और उसके अलावा वो शेयर होल्डर्स जिसका मोटिव नजर आ रहा है इसमें, वो लोग फंस जाएगा। ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा ना, तो मेंबर्स नहीं, जो उसके पीछे का बुद्धि है वो आदमी को पकड़ा जाएगा, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। ओके, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। अब याद है हम लोग जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखे थे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स सीखे थे
कि इस बेसिस पे ये होता है, इस बेसिस पे ये होता है। उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग बेसिस हैं। बोला गया कि मानो लायबिलिटी का बात किया जाए, एक कंपनी को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो कैसे होगा? इसका सिंपल 3 तरीका है। पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा लिमिटेड बाय नथिंग, अनलिमिटेड। जब बोला जाए एक कंपनी को लायबिलिटी के बेसिस पे कैसे बांटेंगे, तो ये 3 तरीका से बांटेंगे। हो क्या रहा है भैया, एक कंपनी के पास बहुत सारा लायबिलिटी है, उसको पे करना होगा। कंपनी पैसा किससे मांगेगा? अपना शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर कौन? उसका मालिक। तो अगर शेयर होल्डर से मांगेगा तो कितना मांग सकता है? कंपनी को जरूरत है 100 करोड़ का, कंपनी शेयर होल्डर से 100 करोड़ मांगेगा? नहीं। जब शेयर इशू होता है ना मार्केट में, शेयर का एक दाम होता है, अ शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसमें हम लोग पे करते हैं ऑन एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 4 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 रुपया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो शेयर में अलग अलग तरीके से पैसा लिया जाता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 5 और कॉल में 5। मानो मेरे को 5 रुपया मिल चुका है और 100 करोड़ का लायबिलिटी है, फर्म हमसे कितना लेगा? एक शेयर पे खाली 5 रुपया मांग सकता है। मेरे पास 100 शेयर था तो 500 देंगे, इससे 1 रुपया ज्यादा हमसे मांगेगा? नहीं। ये हो गया कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि 2 का 22 में है, यस, जो कि 2 का 22 में है, वहां पे बोल दिया गया कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होगा? अनपेड अमाउंट तक मांगा जाएगा। कितना अमाउंट तक? अनपेड, जितना मिला नहीं है सिर्फ उतना ही मांग सकते हैं। ठीक है, खिड़की खोलो। यहां तक सबको क्लियर है? तो भैया ये बात आप कह रहे हैं कि 2 का 22 में बोला, यस। अच्छा भैया एक बात बताइए, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो लिमिटेड बाय शेयर्स है कि गारंटी के अनलिमिटेड है? हम एक कंपनी का जब डिटेल ढूंढेंगे तो कहां ढूंढना होगा? प्रोस्पेक्ट मेमोरेंडम में। किसमें? मोआ में। याद करो, मोआ में बोले थे ना नसॉल कैन होता है, उसमें सी क्या था? कैपिटल बताता है वहां पे। तो उसका मोआ में बताया जाएगा कितना कैपिटल है, कैसा कैपिटल है। और शेयर होल्डर को कब कॉल किया जाएगा? जब पैसा का जरूरत होगा। और शेयर होल्डर कितना देगा? अनपेड अमाउंट देगा। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? क्या एक शेयर होल्डर कंपनी का एसेट का भी ओनर होता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम रिलायंस के शेयर खरीदते हैं और फिर जाके अंबानी का चेयर में जाके बैठ जाते कि हम तो पैसा दिए, ये चेयर में मेरा भी हिस्सा है, हम भी बैठेंगे, आधा में हम बैठ रहे, आधा में तुम बैठो। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता था? अगर फर्म का प्रॉपर्टी है तो मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है। इज दिस मैटर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर आया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें बोला कि जब कंपनी डिसॉल्व होगा या फिर वाइंड अप होगा, कंपनी को बंद किया जाएगा, तब क्या होगा? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, डिसॉल्व या वाइंड अप होगा। जब फर्म डिसॉल्व या वाइंड अप होता है तो क्या होता है? कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन। उसमें क्या होता है? सारा एसेट को बेच के हम क्या चुकाते हैं? लायबिलिटी। मानो मेरा एसेट था 200 करोड़ का, हम बेच दिया और 300 करोड़ का लायबिलिटी को चुकाना है, तो मेरा कितना चुक जाएगा? कितना बचेगा? 100 करोड़ का लायबिलिटी अभी भी बचा। तो अब भैया क्या करें? बोला जब एक कंपनी बंद होता है, गारंटी वाला कंपनी में सिर्फ तभी हम मेंबर को फोन करेंगे और बोलेंगे कि आप कुछ वादा किए थे। याद कीजिए, जब कंपनी बना था तब आप वादा किए थे। कैसा वादा? कि जब मेरा कंपनी वाइंड अप किया जाएगा तब आप मेरे को कुछ परसेंटेज देंगे। मेरा 100 करोड़ है, 10% का वादा किया था, आप दीजिए पैसा। तो कंपनी को कितना देना होगा ऐसा मेंबर को? 10%, यानी कि 10 करोड़। 1 रुपया और भी देगा? नहीं देगा। तो भैया ये बात कहां लिखा है लॉ में? 2 का 21 में।
मेमोरेंडम में ही सेम बात लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस में मेंबर मे कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वुंड अप। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब भैया एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर दोनों को मिला के एक क्वेश्चन। 90% चांस है अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। ये लोग दोनों के बीच का सिमिलैरिटी बताइए और डिफरेंस बताइए। सिमिलैरिटी तो कुछ ऐसा है कि दोनों में ही लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। और कोई सिमिलैरिटी है दोनों में? नहीं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि गारंटी कंपनी में जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू होगा ना, जब कंपनी का बंद होने का प्रोसेस शुरू होगा, तब मेंबर्स को फोन किया जाएगा। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर को इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कभी भी फोन किया जा सकता है, बंद होने का वेट करने का जरूरत नहीं होता है। क्या यह बात सबको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अच्छा, अगर हमको एक कंपनी खोलना है क्योंकि हमको पैसा का जरूरत है, तो हम कौन सा कंपनी खोलेंगे, गारंटी या शेयर्स? शेयर्स वाला, क्योंकि भैया गारंटी का क्या होगा, आखिर में फोन करना होगा, बीच में पैसा की जरूरत पड़ेगा तो कहां से आएगा। और कोई ऐसा कंपनी है जिसमें बहुत सारा पैसा है, पैसा का कमी नहीं है, बस हमको आदमी चाहिए, तो उसको हम कौन सा कंपनी खोलने बोलेंगे? गारंटी, क्योंकि उसको पैसा का जरूरत नहीं है, आदमी का जरूरत है। क्या ये बात सबको क्लियर है? भैया अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बात कुछ ऐसा है। पहला बात, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर क्या है यहां पे? अनलिमिटेड। जैसे पार्टनरशिप में होता है, जितना रुपया का लाइबिलिटी कंपनी का है, मेंबर अपना घर से ला कर देगा वो पैसा, कोई लिमिट नहीं। दूसरा, भैया एक बात बताइए, एक मेंबर ना अपना शेयर सेल कर दिया, कर सकता है ना, अपना हिस्सा बेच दिया, तो क्या फिर भी उसका लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड रहेगा? नहीं, जब वो ओनर है ही नहीं तो अब अनलिमिटेड रख के फायदा है? हम किसी कंपनी में मेंबर है, मेरा अनलिमिटेड कंपनी है, हम अपना हिस्सा बेच के जा रहे हैं, क्या मेरा लाइबिलिटी बेचने के बाद अनलिमिटेड होगा? नहीं। तीसरा, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द कंपनी इज नॉट वुंड अप, यानी कि यहां पे अनलिमिटेड कब होता है? वाइंडिंग अप के टाइम पे मेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जैसे गारंटी में होता है कंपनी बंद होगा तभी ये सब कंपनी पैसा मांगेगा। और चौथा, यहां पर क्या, अगर मानो हम लोग सबको ही मेंबर है, ठीक है, और मेरा कंपनी का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, 100 नहीं छोड़ो 10,000 रुपया देना था तुम लोग सबको और हमको मिलाकर। हम क्या किए, एक बार सबके लिए 10,000 का पेमेंट कर दिए फर्म का। क्या अब हम बाकी मेंबर से इस केस में पैसा मांग सकते हैं? हाँ, ये तो पार्टनरशिप हो गया भैया, ये वैसा ही है, इसमें हम कंट्रीब्यूशन बाकियों से मांग सकते हैं अगर उनका हिस्सा पे करे तो। क्या तुम कभी किसी और का शेयर पेमेंट करेगा? गारंटी में किसी और का गारंटी का पेमेंट करेगा, लेकिन अनलिमिटेड में कर सकता है। यहां तक बात क्लियर है? मेरे मन में एक डाउट आ रहा है भैया, आप बोले कि जो कंपनी होता है उसमें माथा दर्द होता है, एक कंपनी खोलने के लिए एक सीए को ढूंढना होगा, वो सीए 75 को फॉर्म भरवा देगा, 7-8 को पेनल्टी लग जाएगा साल में, हम इतना माथा दर्द क्यों पाले? अगर हमको अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखना ही नहीं है तो हम पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी ऑप्शनल। तो कोई गधा ही होगा जो अनलिमिटेड कंपनी खोलेगा ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कंपनी खुलता नहीं है। जब कॉर्पोरेट भी लिफ्ट होगा तब कंपनी का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, इसके लिए ये नाम आया है। कभी कोई बहुत रेयर सिचुएशन में अनलिमिटेड कंपनी बोलना चाहेगा कि हम खोल रहे हैं, नहीं तो फर्म खोलेंगे ना, मेरा खर्चा कम है, उसमें लीगल खर्चा से तो बचेंगे। लेकिन जब कॉर्पोरेट भी लिफ्ट होता है तो कंपनी चाहे शेयर हो गारंटी हो वो क्या बन जाता है, अनलिमिटेड कंपनी। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कोर्ट का जजमेंट पे निर्भर करता है। क्या ये सारा बात तुम लोग को क्लियर हुआ?
कंट्रीब्यूशन वाला। मानो हम तुम एक कंपनी में पार्टनर हैं, कंपनी का लाइबिलिटी था 10,000, हम तेरा हिस्सा भी पे कर दिए और अब हम तुमको बोल रहे 5,000 देने के लिए, क्या हम मांग सकते हैं तुमसे? मांग सकते हैं। देखो शेयर्स के बारे में कहां पे बोला? सेक्शन 2 का रेड रंग में सेक्शन है, मतलब याद रखना है। कैसे याद करें भैया? ऐसे याद करो, शेयर्स का 22, गारंटी का एक कम 21, शेयर्स का 22, गारंटी का 21, ठीक है, याद रहेगा। 21-22 गारंटी शेयर्स। ये सब कहाँ लिखा होता है? मोआ में। कितना का लायबिलिटी होता है इनका? अनपेड अमाउंट का। क्या ये कंपनी के को ओनर ऑफ एसेट्स होते हैं? नहीं। इसका अपना घर का प्रॉपर्टी लाया जाएगा क्या बिजनेस में? नहीं। गारंटी 2 का 21 मेमोरेंडम में रहता है, इन द इवेंट ऑफ बीइंग वुंड अप मांगा जाता है। ये देखो, ये देखो, यहां पे हम क्वेश्चन लिख दिए, कॉमन फीचर और डिस्टिंक्शन मांगेगा। अब यहां पे जब पढ़ा रहा है ना, तो दिक्कत यह है कि लेटर केस, फॉर्मर केस, ये सब शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो भैया मेरे को टेंशन होता है कि यार ये लेटर और ये फॉर्मर क्या है? फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो पहले किसका जिक्र किया? गारंटी। तो जहां जहां फॉर्मर बोलेगा मतलब गारंटी कंपनी का ज्ञान है, और जहां जहां लेटर बोलेगा मतलब शेयर कैपिटल वाला का ज्ञान है। ये वही बात है जो हम लोग पढ़कर आए हैं। क्लियर है? अनलिमिटेड कंपनी का ये रहा वो 4 ज्ञान जिसके बारे में हम लोग बात की। ठीक है, क्या मेरे को जरूरत है हम एक एक लाइन अब रीड करें? तुम लोग इतना बड़ा हो गया ना, ठीक है। किसी को किसी भी लाइन में कभी भी कोई दिक्कत होगा, व्हाट्सएप पे उस लाइन का फोटो खींच के भेजना, व्हाट्सएप पे आता है स्क्रिबल करने के लिए, स्क्रिबल करके भेजना, बता दिया करेंगे। ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में किसी को दिक्कत हो, हर किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, कोई सिंपल सा ही दिक्कत हो, क्लास में पूछने में डर है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, एक एक लाइन क्लियर रखना है। ठीक है, एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद सबको आना चाहिए। अगर वो काम आ रहा है तो लॉ समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, अभी ऑन द बेसिस ऑफ क्या किए थे? अब भैया थोड़ा गेम पलटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स करते हैं। ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 3 टाइप का कंपनी होता है। ठीक है, पहला पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, और तीसरा ओपीसी। बता रहे नंबर ऑफ मेंबर्स का ज्ञान दे रहे पहले तुम लोग। मिनिमम और मैक्सिमम का बात करते हैं, पढ़ाएं तुम लोग को हम पार्टनरशिप में। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये नहीं पढ़ा है, अनटिल एंड अनलेस वो एब्सेंट हो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना चाहिए? 7। प्राइवेट में 2 और ओपीसी में, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, एक ही बंदा है, तो मैक्सिमम भी कितना? 1। बड़ा स्पेशल कंपनी है ये, 1 मैन आर्मी। प्राइवेट कंपनी बड़ा होगा ज्यादा कि पब्लिक कंपनी ज्यादा बड़ा होगा? पब्लिक में मैक्सिमम कितना? नो लिमिट। एग्जाम में इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नो लिमिट। और प्राइवेट में 200। क्या ये बात सबको क्लियर है? इजी है, याद कर रटने वाला चीज है, और ट्रिक भी है। ओपीसी सबसे छोटा तो 1, फिर 2, और पब्लिक में 7। हफ्ता में कितना दिन होता है? धोनी का जर्सी नंबर क्या है? पब्लिक कंपनी का मिनिमम नंबर क्या है? अब तो याद रहेगा ना। ठीक है, तो भैया ये 3 कंपनी होता है, और हमको इस 3 कंपनी का पोस्टमार्टम करके दीजिए। हमको बताइए मेरे पास जब क्लाइंट आएगा तो कैसे उसका नीड को समझते हुए हमको कंपनी खोलना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कंपनी सल्टाएं। सबसे छोटा कंपनी कौन सा है? ओपीसी। 2 का 62, 2 का 62। ठीक है, इसमें मेंबर कितना होता है? तुम लोग को यहां पढ़ाने से पहले एक और क्लैरिटी दे देते हैं। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, दैट्स इट। ये बात को ध्यान में रखो। ओपीसी क्या होता है?
प्राइवेट कंपनी और स्मॉल कंपनी क्या होता है? ये टाइप एक टाइप का वही है, प्राइवेट ही है, बस अंडर में आता है। 2/62 में ओपीसी का बहुत सारा ज्ञान दिया, बुक में एक पैराग्राफ डाल दिया, लेकिन भैया पैराग्राफ पढ़ना ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयरिंग टू पॉइंट्स। तो हम लोग पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, कितना मेंबर होगा? 1 मेंबर, मैक्सिमम भी वही और मिनिमम भी। दूसरा बात, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी में भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल में फिलहाल कोई लिमिट नहीं है, फिलहाल कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है सरकार लिमिट लगा दे भैया, हाँ लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, स्पेशली वो पब्लिक में लगाना चाहेगा। हमको नहीं समझ आ रहा भैया, हमको एक पब्लिक कंपनी खोलना है, मतलब कि लोगों से शेयर हम ले सकते हैं, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे सब कुछ। पब्लिक बड़ा कंपनी होता है तो सरकार बोल देगा कि जिसको 100 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल का जरूरत है वही पब्लिक कंपनी खोलो, बोल सकता है, बोला है कि अभी तक नहीं, इसीलिए ये लाइन यहां पर डाला, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नो रिक्वायरमेंट। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट हिस्सा में। ये कंपनी है और इस कंपनी में कितना मेंबर है? 1 मेंबर है। कल को ये मेंबर का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? इस कंपनी को कौन चलाएगा? बोला भैया जब ये मेंबर कंपनी बना रहा था तो क्या दिया था? मोआ हुआ, उसमें एक नॉमिनी क्लॉज रहता है। हो सकता है ये किसी बंदा को, मानो मिस्टर एक्स को नॉमिनी बनाया था मरने से पहले, तो ये जो बंदा है ये मिस्टर एक्स नॉमिनी बन जाता है और ये इवेंट ऑफ डेथ में या फिर किसी भी तरीके से इनकेपेबल हो जाए, पागल हो गया, कोमा में चल गया, ये सब केस में कोई तो चाहिए कंपनी संभालने को, नहीं तो एम्प्लॉइज जो है कंपनी का वो तो रोड पे आ जाएगा, तो ये मिस्टर एक्स काम करेगा। अच्छा भैया मेरा मन है ना कि हम शाहरुख खान को अपना ओपीसी का नॉमिनी बना दें, क्या हम बना सकते हैं? बोला गया नहीं, ये जो नॉमिनी है ना इसका परमिशन लगेगा, कंसेंट लगेगा। तो अगर शाहरुख खान का तुम कंसेंट ले आए, सिग्नेचर ले आए कि हाँ वो नॉमिनी बनना चाहता है तो बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। ऐसे ही किसी को भी नहीं बनाया जा सकता, क्लियर है? अच्छा भैया ये बात बताइए, मेरा ये जो नॉमिनी है इसका ज्ञान हम किसको देंगे? एक कंपनी में 99% ऑफ द टाइम सारा ज्ञान किसको दिया जाता है? रजिस्ट्रार को। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी को। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये ज्ञान रजिस्ट्रार को दे देंगे कि मेरा ये नॉमिनी है। भैया मालूम है मिस्टर एक्स को नॉमिनी बनाए, लेकिन मेरा और मिस्टर एक्स का लड़ाई हो गया और मिस्टर एक्स चाहता है कि वो एज ए नॉमिनी विथड्रॉ कर ले। अब उसको नॉमिनी नहीं बनना है तो क्या वो विथड्रॉ कर सकता है अपना कंसेंट को? हाँ कर सकता है, ठीक है। और अगर हम चाहें अपना नॉमिनी बदलना, हम मिस्टर एक्स, मेरा लड़ाई हुआ, मिस्टर एक्स विड्रॉ करेगा उससे पहले हम ही उसका नाम हटाना चाहते हैं और किसी और को रखना चाहते हैं, क्या हम नॉमिनी बदल सकते हैं? हाँ हम भी नॉमिनी बदल सकते हैं, बस नोटिस देना है हमको। किसको देना है नोटिस? अब देखो हम ओपीसी के मेंबर हैं, क्या हम और कंपनी एक है? नहीं, तो एज अ मेंबर हम नोटिस देंगे एक कंपनी को और एक रजिस्ट्रार को। कंपनी को भी नोटिस देना पड़ेगा, समझ रहा बात को? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? क्या हर्ष, फेस वॉश करा? हाँ बोल। हाँ हाँ, क्यों कोई भी बनने के लिए रेडी होगा? आज हम तुमको कहीं का नॉमिनी बनाएंगे, तुम बनना क्यों? तुम सोच रहे दिमाग में कि भैया अगर हम एक कंपनी का नॉमिनी बनेंगे तो उसका एसेट मेरे ऊपर आ जाएगा, तो जिम्मेदारी भी तो आएगा, उस कंपनी को मैनेज करने का माथा दर्द भी तो आएगा, समझिए। और हम किसी को भी ऑफर क्यों करेंगे? हम ऐसा बंदा को ऑफर करेंगे ना जो कम्पिटेंट हो, काम करने लायक हो। हाँ भाई, हाँ 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 कर सकता है डेथ के बाद। हाँ तो अगर ये इन्वॉल्व नहीं था, मरा हुआ बंदा इन्वॉल्व था, तो इसको नहीं फंसाया जाएगा, तो भी नहीं फंसेगा, क्योंकि जो बदमाशी किया वो तो मर गया ना, समझ रहा बात को? ठीक है, तो इतना सारा बात तो आप भैया हमको बताएं।
हमको ये बताइए कि एक नॉमिनी का नाम कहाँ होता है? मोआ में होता है ना, नॉमिनी का नाम हम डाल के देते हैं। अगर हम नॉमिनी बदल रहे हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये चेंज इन मोआ है? मोआ में बदलाव है? हाँ। एक नॉमिनी को जब बदला जाता है तो वो चेंज इन मेमोरेंडम माना जाता है। अरे मेमोरेंडम तेरा बिजनेस का बेसिक डॉक्यूमेंट है, तेरा बिजनेस का सारा ज्ञान उसमें है। तुम नॉमिनी बदल रहा है और मेमोरेंडम में बदलाव ही नहीं करेगा तो क्या माना जाएगा नॉमिनी बदलाया है? नहीं माना जाएगा, मेमोरेंडम में बदलाव करवाना होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब मेरे मन में एक और खुजली उठा, भैया क्या एक कंपनी नॉमिनी बन सकता है? कंपनी आप बोल रहे कल से इंसान है, क्या कंपनी नॉमिनी बन सकता है? अब हम लोग आ रहे एक ऐसा हिस्सा में जो कि थोड़ा टेक्निकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला गया कि देख भाई, खाली एक नेचुरल पर्सन नॉमिनी बनेगा। क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन है? कंपनी कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नॉमिनी नहीं बन सकता। ठीक है भैया, तो मेरा जो है एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम है मार्क। पूरा नाम क्या है उसका? मार्क जुकरबर्ग, सही में। और हम उसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, क्या हम उसको नॉमिनी बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि बोला नॉमिनी और जो बंदा ओपीसी खोल रहा है दोनों क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, या फिर मानो वो इंडियन सिटीजन। भैया एक बात बताएं, मेरे एक कज़न है, वो कज़न रहते हैं अमेरिका में और उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिल गया है, तो क्या हम उनको नॉमिनी बना सकते हैं? वो अमेरिका में रहते हैं ना, तो क्या वो इंडिया के सिटीजन हैं? हो सकते हैं ना, इंडिया में भी सिटीजनशिप हो, अमेरिका में भी हो। अक्षय कुमार के पास है ना, कनाडा और इंडिया दोनों का भी 4 दिन पहले उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिला। उसके पास पहले हाँ अब नहीं देता है डुअल, मतलब अब वो कनाडा का नहीं रहा। देखो सिटीजनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम किसी कंपनी के, हम किसी देश के सिटीजन कब कहलाते हैं? हर देश का अपना लॉ है। तुम लोग सुनता होगा अमेरिका में ये लॉ है कि तुमको वहाँ का सिटीजन बनने के लिए वहाँ का किसी इंसान से शादी करना होगा, तब तुमको ग्रीन कार्ड मिलेगा। इंडिया में क्या लॉ है पता है? तुमको इंडियन सिटीजन बनने के लिए क्या करना होगा? मतलब भले ही तेरे पास वो कार्ड है कि तुम इंडिया का सिटीजन है, इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट है, और ये थोड़ा वो टेक्निकल बात है। यहां पे रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 100 कितना लिखा हुआ किताब में देखो तो 120 डे। कुछ लोगों का 182 होगा, काट के 120 कर देना। नहीं, और किसी का हो सकता है गलती हो, अभी हम आगे गलती दिखवाएंगे ना तुम लोग को, हम लोग का इंस्टीट्यूट कितना महान है। ये बात सबको समझ आया? तो हम लोग सीखे भैया कि किसी भी बंदा को अगर ओपीसी खोलना है या फिर नॉमिनी बनना है तो उसका नेचुरल होना जरूरी है, आर्टिफिशियल होगा तो नहीं चलेगा। उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और सिर्फ इंडियन सिटीजन होने से नहीं चलेगा, वो इंडिया में एटलीस्ट 120 डेज होना जरूरी है। कब 120 डेज कब? हम आज से 1 साल पहले देखेंगे, आज है 17 अगस्त, यहां से 1 ईयर पहले देखेंगे, या फिर 17 अगस्त 2023, या फिर हम सीधे देखेंगे 22-23, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। हम लोग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। क्लियर है? ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? देखो आजकल इंस्टीट्यूट ना पहले जैसे कोई भी ऐसा ऐरा गैरा सवाल नहीं पूछ रहा है, वो एकदम अच्छा से इंटेलिजेंटली फ्रेम्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, स्टैंडर्ड उसका बढ़ रहा है एग्जाम्स को लेकर। तो हो सकता है एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बने डेट्स का खिलवाड़ के साथ। हम तुमको बोले एक बंदा इंडियन सिटीजन है लेकिन वो पिछले साल 120 दिन था ही नहीं, तो वो नहीं बन सकता ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी। सिंपल सा बात है। क्लियर सबको? अच्छा, क्या एक बंदा मोर देन
वन ओपीसी ओपन कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, मोर देन वन ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है क्या? नहीं। दोनों में जवाब है नहीं। एक बंदा एक ही में नॉमिनी या ओपीसी बन सकता है। ओके, अब मेरे मन में एक डाउट उठा कि भैया मानिए मेरा खुद का एक ओपीसी है, ठीक है, और हम कहीं और नॉमिनी बनना चाहते हैं किसी और ओपीसी का, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या लगता है? हम अभी यहां पे ओपीसी हैं, आरएससी के ओपीसी हैं, और एक बीएससी आ रहा है जिसमें हम नॉमिनी बनना चाहते हैं, वो भी ओपीसी है, तो हम क्या उसका नॉमिनी बन सकते हैं? अगर तुम वहां नॉमिनी बनेगा तो तुम तो दो जगह है, एक जगह ओपीसी एक जगह नॉमिनी, बोला नहीं बन सकता। क्लियर है ये बात सबको? एक बंदा या तो एक जगह का नॉमिनी बनेगा या तो उसका मेंबर बनेगा। क्लियर है? अच्छा भैया, क्या माइनर मेंबर बन सकता है या नॉमिनी बन सकता है? नो भैया, माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो होल्ड कर सकता है ना। यहां पर माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होल्ड नहीं कर सकता है। फर्म थोड़ी है, कंपनी है, बड़ा बात है, नहीं कर सकता बच्चा लोग ये काम, और ये इंपॉर्टेंट है। ओपीसी में क्या माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करेगा? नो। अब हमको एक बात बताओ, ओपीसी क्या है? वन मैन आर्मी, एक लौता बंदा एक बिजनेस खड़ा किया अपने दम पे, अब वो बिजनेस बढ़ रहा है और ये उसको कन्वर्ट करना चाहता है। क्या एक ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है? जवाब है यस। अच्छा, क्या एक ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी मतलब कि एक एनपीओ में कन्वर्ट हो सकता है, एनजीओ में? जवाब है नो। एनपीओ का काम क्या है? तुम्हारा चैरिटी वैरिटी करना, समाज सेवा करना। ओपीसी बोला ये तुम बदल कर ये काम नहीं कर सकता, तुम नया कंपनी खोल के उन एनपीओ के नाम पे खोलो, ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकता एनपीओ में। क्या ये बात सबको क्लियर है? यही सारा बात यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ओपीसी एनबीएफसी का काम कर सकता है? भैया ये एनबीएफसी क्या होता है? एचडीएफसी क्या है? बैंक। बैंक का काम क्या होता है? लोगों से पैसा लेना और दूसरा लोगों जिसको जरूरत है उसको देना, और तुम जिससे पैसा ले रहे हो उसको हम इंटरेस्ट देंगे, और जिससे ले रहे पैसा जिसको उधार दिए उससे लेंगे। होता क्या है, मानो हम तुमसे पैसा लिए, तुम हमको पैसा दिया सेविंग्स अकाउंट में, और तुम लोग को पैसा का जरूरत है, हम तुमसे लिए और तुमको बोले ठीक है हम तेरे को 7% इंटरेस्ट दे देंगे। तुम लोग को पैसा की जरूरत है ना, तुम लोग को हम 10% में लोन देंगे, मेरा बीच में कमाई हो गया 3% का। बैंक का यही काम है। अच्छा मानिए सर हम बैंक नहीं है, आई एम अ नॉन बैंक, लेकिन मेरा काम यही है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, तो हम क्या कहलाएंगे? एनबीएफसी। बैंक, अगर हम बैंक नहीं है फिर भी ये काम कर सकते हैं? हाँ, एज एन एनबीएफसी आप ये काम कर सकते हैं। तो भैया मेरे मन में ये डाउट उठ रहा है कि यहां पर एनबीएफसी क्या ओपीसी काम ये कर सकता है? जवाब है नहीं। ओपीसी एक आदमी का, एक ही बंदा काम कर रहा है, वो इतना बड़ा काम करेगा? तुम समझ रहा है, पूरा देश इस सिस्टम पे चल रहा है, ये काम नहीं करने देगा। अच्छा भैया मानिए ना ओपीसी या फिर उसका कोई ऑफिसर से गलती हुआ, तो उन लोग पे फाइन कितना है? 10,000 रुपया पक्का देना है, और प्लस 1,000 रुपया पर डे, जितना दिन तक गलती करेगा उतना। ठीक है, मानो मेरा गलती हुआ आज, मेरे पे 10,000 रुपया लग गया, हमको आज कोई फॉर्म जमा करना था हम नहीं किया, 10,000 लग गया। अब कल नहीं करेंगे तो 11, परसों नहीं करेंगे तो 12, फिर 13, ऐसे बढ़ते जाएगा 1,000 रुपया पर डे का डीले के हिसाब से। क्या ये बात सबको क्लियर है? आई गिव यू 2 minutes, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स इन द बुक। अब हम लोग एक नया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। 99% ऑफ द टाइम ये जो कंपनी है ना, बच्चा लोग का माथा दर्द कर देता है, बोलता भैया याद ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कंपनी का डेफिनेशन में क्या बोला। हमको पता है ये कंपनी क्या है, लेकिन इसका डेफिनेशन ना याद नहीं हो रहा है। ये कंपनी का नाम क्या है पता है? प्राइवेट कंपनी। 2 का 62 क्या था? ओपीसी। 68 क्या है? प्राइवेट। ठीक है, क्या है भैया ऐसा इसमें कि डर लगता है?
बोला एक प्राइवेट कंपनी में 3 बातों को हमेशा याद रखना है। पहला, रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर। कभी भी किसी भी प्राइवेट कंपनी का शेयर ऐसी चुटकी में ट्रांसफर नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये काम करना। नॉर्मल पब्लिक कंपनी का ट्रांसफर कैसे होता है? शेयर स्टॉक एक्सचेंज में अभी हो रहा है, अभी 3:30 बज गया, ले तुरंत बंद हुआ होगा। नहीं तो तुम कर सकता है, जाएगा ऑनलाइन खरीद लेगा, हो गया ट्रांसफर। बट क्या इस सब का होगा प्राइवेट कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में? कभी नहीं। तो पहला बात यह है, रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो क्या हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे? प्रोस्पेक्टस क्या होता है भैया? ये क्या शब्द का इस्तेमाल कर दिया? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना सेल है, बहुत सारा ज्ञान होता है, कौन डायरेक्टर है, क्या है, नहीं है, सब ज्ञान होता है। तुमको अगर कंपनी का शेयर खरीदना है तो तुमको प्रोस्पेक्टस लेना होगा, देखना होगा, तुमको सारा ज्ञान वहां से मिलेगा, फिर तुम डिसीजन लेगा अपना। तुम लोग को आईसीआई प्रोस्पेक्टस दिया था जब एडमिशन हुआ था, तो क्यों? ताकि तुम लोग वहां समझ पाओ आईसीआई का क्या सिस्टम है। तो क्या एक प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता होगा? नहीं। प्रोस्पेक्टस का एम क्या होता है? इनविटेशन होता है ये पब्लिक को, इनविटेशन। याद है ये टॉपिक हम लोग इससे पहले कहां पढ़े थे? कहां पे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या नाम से पढ़े थे? इनविटेशन टू ऑफर। तो अगर हम मार्केट में किसी से, होता क्या, देखो हम लोग बैंक में गए पैसा जमा करने, बैंक में लंच टाइम चल रहा है, हम बैंक में टहल रहे हैं, हमको एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस दिखेगा, हम उठा के वो पढ़ेंगे, हमको मन करेगा उसका शेयर खरीद लेंगे, नहीं करेगा नहीं खरीदेंगे। तो ये प्रोस्पेक्टस हर बैंक में क्यों दिया कंपनी? ताकि वो लोगों को इनवाइट कर पाए कि आइए हमारा शेयर खरीदिए। और क्या वो लोग कैसे इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है? क्या देकर? एप्लीकेशन मनी देकर। क्लियर है ये बात? तो आया इनविटेशन टू पब्लिक, ठीक है। क्या ये काम किया जा सकता है प्रोस्पेक्टस इशू प्राइवेट कंपनी के द्वारा? नहीं। और तीसरा, मैक्सिमम कितना होगा मेंबर? 200। भैया क्या टफ है इसमें? ये तो मतलब हम लोग छोटा बच्चा को एबीसीडी समझाने के बाद भी पढ़ाएंगे तो वो समझ जाएगा। बात तो तुम्हारा सही है, दिक्कत यहां नहीं है। दिक्कत अब खड़ा होगा कि भैया ये जो मैक्सिमम नंबर है 200, इसमें कौन कौन आएगा? मेरा पहला डाउट, मानिए 2 और मोर मेंबर है, जो लोग जॉइंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं, मानो ए बी सी तीनों मिलके एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो ये 200 का लिमिट के लिए 3 मेंबर गिनाएगा या 1 मेंबर गिनाएगा? 1 मेंबर। क्या बोला? सिंपल सा बात तो बोला कि अगर 2 और मोर मेंबर जॉइंटली शेयर होल्ड करेगा तो दे विल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। ये बात सबको क्लियर है? पहला, कोई दिक्कत है किसी को? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया हम एक कंपनी में एम्प्लॉई हैं, तुम लोग जॉब करेगा ना कल को सीए बनने के बाद, तो तुम लोग को बहुत बार पेमेंट कैश में नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा? शेयर में मिलेगा। मानो हम एप्पल में काम करते हैं और हमको एप्पल दिवाली बोनस दे रहा है 2 शेयर, हम लेने से मना करेंगे? कभी नहीं, ले लेंगे। क्या वो शेयर में अगर हमको एप्पल वहां पर शेयर दिया, एक बार के लिए मान लो एप्पल प्राइवेट कंपनी है और एप्पल हमको शेयर दिया, तो क्या भैया हम उसके नंबर ऑफ 200 लिमिट में आएंगे? नहीं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, बात को ध्यान से समझो, आप एम्प्लॉय हैं और आपको जब शेयर मिला एज ए स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय मिला, एम्प्लॉय का दर्जा पे मिला, आप वो लिमिट में काउंट नहीं होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब आया दूसरा बात, ठीक है, तीसरा बात कि मानिए हम फॉर्मरली एम्प्लॉय थे, आज से 3 साल पहले एम्प्लॉय थे, और जब हम एम्प्लॉय थे तब हमको शेयर मिला था, जब हम एम्प्लॉय थे तब हमको शेयर मिला था।
आज हम वो कंपनी छोड़ दी है लेकिन मेरे पास शेयर है, क्या हम 200 के लिमिट में आएंगे? नहीं। जब तुम इंप्लॉय है, अगर तब तुम्हारे हाथ में शेयर आया था इन द कैपेसिटी ऑफ इंप्लॉय, तुमको 200 के लिमिट में गिना नहीं जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तब मेरा एक और सवाल पूछते कि मानो मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है और आज हमको वहां पर जॉब मिला और मेरे पास शेयर भी है, क्या हम वो 200 का लिमिट में आएंगे? हाँ, क्योंकि मेरा हिंदी सुनो ना, जब हम इंप्लॉय थे तब हमको इन द कैपेसिटी ऑफ इंप्लॉय शेयर मिला। क्या यहां पर मेरे पास जब शेयर था तब हम इंप्लॉय थे? नहीं, तो हम 200 का लिमिट में आएंगे। तो 200 का लिमिट में कौन नहीं आता है? सबसे पहले वो बंदा जो वो ऐसा शेयर जो 3-4 जन मिलके होल्ड कर रहा है, एक सिंगल मेंबर का नाम पे गिना जाएगा। दूसरा बात, अगर हम एम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर थे और जब हम एम्प्लॉय थे तब इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मेरे को शेयर मिला था, तो हम 200 का लिमिट में नहीं आएंगे। अगर ये सब दोनों सिचुएशन के अलावा कोई भी सिचुएशन है, हम 200 का लिमिट में आएंगे। क्या ये बात अब सबको क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तभी वहां से तुम लोग याद कर पाएगा, नहीं तो भूल जाओ। इसको याद करना। आओ ना, तुम लोग को हम दिखाते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये देखो, 2 का 68 बोलता है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, ये बात कि वो कंपनी शेयर कर पाएगा कि नहीं, अपना ट्रांसफर कर पाएगा कि नहीं, शेयर को कहां लिखा होगा? रूल्स में लिखा होगा कि मोआ में लिखा होगा? रूल्स में। इसीलिए आर्टिकल में बताया जाता है कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है। ये बात को ध्यान रखना, बड़ा क्लास में काम आता है। 3 बात बोला, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज, और मैक्सिमम लिमिट 200। बट इस 200 का लिमिट में क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट को क्या बोलते हैं हिंदी में पता है? लेकिन यहां क्या बोला? ओपीसी एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी के अलावा, क्योंकि ओपीसी भी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी। उसके अलावा लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर विल बी 200, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन where 2 or more person hold 1 or more share in company jointly, they shall be treated as a single member। ये बात सबको क्लियर है? अब ये याद हो जाएगा इजीली। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अभी भी लेकिन, इसका ये मतलब है, अब क्या बोले हिंदी में ऐसे ही बोला जाएगा, अभी भी लेकिन। पहला क्या था? नंबर 1 वाला लेकिन, और ये क्या है? नंबर 2 वाला लेकिन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये लॉ पढ़ने का तरीका है। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी नहीं गिना जाएगा। पर्सन हु हैव बीन इन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, पहले तो वो एम्प्लॉय था और जब वो एम्प्लॉय था तब मेंबर्स बना, एंड अब मेंबर तो है लेकिन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, एम्प्लॉय नहीं। क्या ये नंबर ऑफ 200 वाला में इंक्लूड किया जाएगा? ना ना, दिस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। ये चीज समझना बहुत जरूरी था। आई विल रिकमेंड, खाली इतना हिस्सा ना तुम लोग एक बार धाए से रीड कर दो, अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, अब इजी बात है। क्या इसमें बोला भैया मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? नहीं, मिनिमम 2 लोग, ओपीसी में तो 1 है तो ओपीसी का स्पेसिफाई कर दिया, मैक्सिमम 200। देखो, एक्सक्लूजिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर, जो अभी एम्प्लॉयर मेंबर है, एंड अर्स्टवाइल एम्प्लॉय, पहले एम्प्लॉय थे और तब मेंबर थे। ठीक है, यही बात बोला। ट्रांसफर नहीं कर सकता है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है। स्मॉल कंपनी और ओपीसी कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, ये बात हम पहले भी तुम लोग को समझाए ना। अब आए स्मॉल कंपनी में, और यहां पर 2 का 85 आया। 2 का 62 क्या था? ओपीसी। 2 का 68 प्राइवेट कंपनी। 2 का 85 62 68 85। ठीक है, 62 ओपीसी, 68 प्राइवेट, 85 पब्लिक। सॉरी स्मॉल, पब्लिक कुछ और है, पब्लिक आई थिंक 70s में होगा, 71। ठीक है, अब हम लोग समझे यहां पे क्या बोल रहे हैं। स्मॉल कंपनी 2 का 85 में डिफाइन किया गया। तुम लोग अपना बुक का ये पॉइंट रीड करना, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, क्या लिखा हुआ है बुक में? 50 लाख। काट के 4 करोड़ करो।
कोई भी ऐसा बच्चा है जो 4 करोड़ लिखा गया जिसका बुक में? नहीं। दूसरा, टर्नओवर ऑफ विच एज पर P&L फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज, कितना लिखा हुआ है? 2 करोड़, 40 करोड़ करो। यहां पर आओ, नीचे में देखो, ब्लैक में बोल्ड में लिखा हुआ है जस्ट स्मॉल कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट के ऊपर। यहां पे देखो तो क्या 2 करोड़ और 20 करोड़ लिखा हुआ है? काट दो, 4 करोड़ एंड 40 करोड़ होगा। यहां पे सीधे लिख दो 4 करोड़ एंड 40 करोड़। ठीक है भैया, ये क्यों करवा रहे? आपका कहने का मतलब है कि आप इंस्टीट्यूट से भी ज्यादा समझदार हैं। आप इंस्टीट्यूट का किताब को कैंसिल, अगर ये गलत होता तो इंस्टीट्यूट तुम लोग का बुक को सही करता, वो लोग नहीं किया। तो हम क्या किए, स्मॉल कंपनी डेफिनेशन को गूगल पे सर्च किए। ठीक है, यहां पर देखो हम लोग डेट देखते हैं। ठीक है, चलो ना यहीं पे डेट, ये वाला क्लियर टेक्स्ट 2022 से 18 नवंबर 2022 को ये अपलोड हुआ था आर्टिकल, है ना। इसमें क्या बोला डेफिनेशन में? 2 का 85, ठीक है, यही है। कितना है यहाँ पे? 4 करोड़ और यहाँ पे 40 करोड़। 2022 में ही सब कुछ हो गया था। अभी क्या चल रहा है? 2023 में अटेम्प्ट पार हो गया, जून अटेम्प्ट, अब दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है। और इंस्टीट्यूट का समझदारी देखो, उन लोग बोला हम चेंज नहीं करेंगे, मेरे को मेहनत नहीं करना है, तुम लोग अपने समझो। अब जो बच्चा सेल्फ कर रहा है वो तो फंसेगा, वो तो यही याद करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? 4 एंड 40 है। बुक का भाषा पे नहीं जाना है। इंस्टीट्यूट 4 और 40 पे ही मार्क्स देगा, क्योंकि उनके पास जो आंसर आएगा ना उसमें 4 और 40 लिखा है। और क्या लगता है इंस्टीट्यूट ये बात एक्सेप्ट करेगा कभी कि मेरा किताब में गलती है? नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 और 40। अब क्या है, थोड़ा ये भी तो समझा दीजिए भैया, आप एकदम समझा रहे। स्मॉल कंपनी क्या है? 2 का 85। बोला गया कि देखो स्मॉल कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन थोड़ा छोटा पैमाने पे काम करता है। इसका कैपिटल हमेशा 4 करोड़ के अंदर में होगा, 4 करोड़ या फिर उससे कम। और इसका टर्नओवर यानी कि साल भर का सेल 40 करोड़ या फिर उससे कम होगा। लॉ बोल दिया कि सरकार इस लिमिट को बढ़ा सकता है। पहले 2 करोड़ और 20 करोड़ था, सरकार बढ़ा के 4 और 20 40 किया। और कितना तक बढ़ाया जा सकता है? कैपिटल का लिमिट को 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, टर्नओवर का लिमिट को 100 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए फिर पार्लियामेंट में एक सवाल, मतलब एक नया वो प्रस्ताव रखना होगा। तो ये मैक्सिमम लिमिट है जो हो सकता है, और ये अभी है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग यहां से रीड करते हैं तो समझ आएगा। बोला कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो अभी 4 करोड़ है, बढ़ाया जा सकता है अप टू 10 करोड़। अभी कितना है? 4 करोड़। टर्नओवर ऑफ विच एज पर P&L अकाउंट, कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग PL, फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का चेक करना है। अभी ये साल चल रहा है, इसका चेक करें। कैसे करेंगे? अभी 31 मार्च आ गया, 2024 नहीं कर पाएंगे। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, कितना करोड़? 40 करोड़। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट विच कैन नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस। क्या ये बात सबको क्लियर है? डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, मतलब 40 करोड़ टच कर सकता है, लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। क्या ये बात सबको क्लियर है? और यहां पे एक और क्लैरिटी रखा कि अगर कोई कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी है, क्या होता है थोड़ी देर बाद पता चलेगा। क्या वो कभी स्मॉल कंपनी बन सकता है? नहीं। क्या कोई एनपीओ एज ए स्मॉल कंपनी बन सकता है? नहीं। अगर स्पेशल एक्ट के तहत कोई कंपनी आया है वो स्मॉल कंपनी बन सकता है क्या? नहीं। ये 3 कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। कौन कौन? एनपीओ, स्पेशल एक्ट वाला और होल्डिंग सब्सिडरी। ये लोग कभी भी स्मॉल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये सब बात क्लियर। यहां पर भी ये तुम लोग को ठीक करना होगा। ये प्रिंट आउट ग्रुप में है, तुम लोग कर सकता है देख के। अब आते हैं पब्लिक कंपनी। और जैसे हम लोग का कंपनी डिफाइन किया था, 2 का किसमें डिफाइंड है? कंपनी 20 में। क्या बोला? कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ।
कैसे मजाक किया वैसे ही मजाक यहां पे हुआ 2 का 71 में। बोला पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये हो गया इसका डेफिनेशन। क्या कुछ समझ आया इससे? नहीं आया तो समझाने के लिए इसके ऊपर और ज्ञान और चर्चा किया गया। बोला प्राइवेट कंपनी क्या कभी पब्लिक हो सकता है? कॉमन सेंस वाला बात है नहीं। क्या पब्लिक कंपनी का शेयर मार्केट में ऐसे घूम सकता है? हाँ, इसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्या इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है? फिलहाल नहीं। मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम नो लिमिट, इनफाइनाइट नहीं बोलना है। और एक लाइन आए, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ये बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट क्या होता है। सिंपल टर्म में तुम लोग को ये हम समझाते हैं, ठीक है। मानो टाटा स्टील नहीं, टाटा कार का एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड अपना नाम कैसे लगता है? सिर्फ लिमिटेड लिख देगा। और एक कंपनी है जूम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? प्राइवेट। ये क्या है? पब्लिक। अब ये जो टाटा का कंपनी है ये जूम में मोर देन 51% शेयर होल्ड करता है। तो इस कंपनी में क्या होगा नहीं होगा कौन डिसाइड करेगा? वोट होगा। और मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? 50 से ज्यादा टाटा के पास। तो कहीं ना कहीं जूम को टाटा ही चला रहा है। हम बोल सकते हैं कि टाटा पेरेंट है, जूम का पापा है, और इसी को बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। और जो अंडर में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी कंपनी। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? तो यहां पर बोला गया कि टाटा तो पब्लिक लिमिटेड है और जूम तो प्राइवेट लिमिटेड है, तो लॉ के नजर में क्या एग्जैक्टली ये प्राइवेट खाली अपना नाम से रहेगा, इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? एज पब्लिक। मतलब पब्लिक वाला सारा लॉ इस पे लगेगा, भले ही नाम में प्राइवेट क्यों ना हो। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आ गया बात? यही लाइन इसको बोला, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अब होल्डिंग सब्सिडरी होता क्या है? देखो 202 का 87, सारा सेक्शन तो याद करना पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लोग यहां पे काम का बात करते हैं। बोला सब्सिडरी, अभी होल्डिंग भैया आप क्यों नहीं पढ़ाए? पहले सब्सिडरी पढ़ा रहे। होल्डिंग का डेफिनेशन देख लो, ये लोग कितना सुंदर लिखा। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। मजाक कर दिया। तो हम पहले सब्सिडरी कंपनी समझाते हैं। बोला कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर एक कंपनी दूसरा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब वहां 10 आदमी बैठा है जो कंपनी चलाएगा, उस 10 में से 7 आदमी मेरा है, कंपनी कैसे चलेगा? मेरे हिसाब से चलेगा। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली तो हम कंपनी को नहीं चला रहे हैं, हम उसका होल्डिंग। और अगर हम शेयर मोर देन 50% शेयर होल्ड करके चला रहे तब भी हम उसका होल्डिंग, और वो मेरा सब्सिडरी। पापा को क्या बोलेंगे यहां पे? होल्डिंग, और बेटा को सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी क्या करता है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, जबकि मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर के द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल जताता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम चला रहे। एग्जाम में कितना बच्चा लोग गलती करता है, ये 51% 50% वर्ड लिखकर आता है, यहां पे क्या लिखा है? टोटल वोटिंग पावर। हम तो समझाने के लिए 50% बोले। फिर क्या गलती करता है? क्वेश्चन बोल दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 बंदा मेरा है 10 में से। अरे तो हम ही चला रहे उसको, बच्चा लोग फिर भी पता नहीं क्यों ये वाला पॉइंट ही भूल जाता है कि एग्जिस्ट करता है। तुम लोग ये 2 गलती मत करना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और यहां पे लिखेंगे कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा भैया, मानिए एक कंपनी है ए जो बी में 80% होल्ड करता है, तो ए क्या हो गया? होल्डिंग, और बी क्या हो गया? मानिए बी सी में 70% होल्ड करता है, तो बी सी के लिए क्या हो गया? होल्डिंग, और सी क्या हो गया? क्या भैया ए बता सकता है सी को कैसे चलना है?
तुम सोचो सी में क्या होना है नहीं होना, इसका मीटिंग बी में होगा और बी में हम बोल देंगे, बी तो हम ही होल्ड कर रहे हैं ना, क्या हम बोल सकते हैं ए इज होल्डिंग ऑफ सी? हाँ, ये हो गया लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। हम याद है कलर्स का एग्जांपल दिखाए थे एक बार क्लास में, कलर्स को कैसे अंबानी ओन कर रहा है लेयर बना के, तो ये वही चीज है। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो क्या लेयर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ। तो भैया ऐसे हम हजारों लेयर बना पाएंगे, घपला करना तो बड़ा मजेदार होगा, यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आदमी पगला जाएगा। बोला नहीं, लॉ लेयर्स पे लिमिट लगाया है, तुम लोग सीए इंटर में जाएगा तो सीखेगा क्या है वो। ठीक है, यहां तक सारा बात क्लियर है सबको? अच्छा भैया, और यहां पर ये तो आप बता ही दिए कि प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक का सब्सिडरी है तो उसको क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ये एसोसिएट कंपनी क्या होता है? ठीक है, मानो एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो बी लिमिटेड में 25% होल्ड करता है, क्या कंट्रोल है ए लिमिटेड के हाथ में? नहीं। लेकिन ए लिमिटेड को तो पूछा जाएगा ना, एक बहुत बड़ा, अरे देखा जाए तो 1/4 होल्ड कर रहा है ये, एक मतलब 1/4 हिस्सा तो मेरे पास ही है, ए के पास ही है, तो इसका क्या कंट्रोल है? नहीं भैया, कंट्रोल तो नहीं है, कंट्रोल के लिए तो 50% से ऊपर चाहिए। तो यहां क्या है भैया? यहां बोल सकते हैं एसआई है। एसआई इसका मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देखिए भैया, इसका बात का ऐसा नहीं है कि मान्यता मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसका बात का वजन है, ये जहां अपना हाथ उठा देगा ना वहां एक भारी वोट का हिस्सा चल जाता है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये लेस देन 50% है, लेकिन मोर देन 20% है। जब एक कंपनी का कोई मेंबर या फिर कोई और कंपनी में होल्डिंग है लेस देन 50%, लेस देन इक्वल टू 50%, बट मोर देन इक्वल टू 20%, तो वो एसोसिएट हो जाता है। 50% के ऊपर होल्डिंग, 50 या फिर उससे नीचे, लेकिन 20 या फिर उससे ऊपर एसोसिएट, 20 के नीचे कोई नहीं, चुपचाप बैठे रहो। क्लियर है? ओके। ये देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है ये हम लोग को यहां डिफाइन नहीं किया। हाँ, ये रहा, एटलीस्ट 20%, कम से कम 20%, और मैक्सिमम कितना होगा? 50, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जा रहा है? होल्डिंग हो जा रहा है। और जॉइंट वेंचर भी होता है। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है और जॉइंट वेंचर दूसरा। जॉइंट वेंचर क्या होता है? यानी कि हम लोग 3-4 जन मिलके ना किसी कंपनी में 50% होल्ड कर रहे हैं या 100% होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, हम लोग भी एक दूसरे के एसोसिएट कहलाएंगे उस कंपनी के लिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब यहां पर एक बात बोला कि टोटल शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा? बोला अगर कन्वर्टिबल है तो आएगा। भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको पता है, उसमें ना मेरे को हक मिलता है कि हमको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट होने पे, मेरे बाद इक्विटी को देखा जाएगा। लेकिन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? कन्वर्टिबल पीएससी का मतलब है ये लोग को ना लाइफ टाइम में मौका मिलता है कि आप अपना प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में बदल सकते हैं या फिर आप उसका पैसा लेके घर जा सकते हैं, दोनों में से एक काम कीजिए। इसीलिए वो कन्वर्टिबल होता है और एसोसिएट के लिए इसको भी गिना जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? एसोसिएट सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? ओके। एक काम करते हैं, हम लोग आज यहाँ पे रुकते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिए। तुम लोग का होमवर्क क्या है पता है? परसों तुम लोग का टेस्ट है ना, तो कम से कम भी नहीं तो ये टाइप्स ऑफ कंपनी आज हम इतना धीरे करके चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में रीड कर लेना और एक बार खुद से समझा देना खुद को। अगर आज ये काम जो बच्चा नहीं किया फिर हमसे वो एग्जाम टाइम यही सब चीज़ का मतलब फिर से पूछेगा, तो आज ये काम करना सबका होमवर्क है, ठीक है? कल अपना क्या है? अकाउंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।